Dear students of English Grammar, we welcome you in our lecture 6 हिंदी वर्जन लेक्चर जिसमें हमारा टॉपिक है वॉइस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वॉइस दो तरह की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जाना था कि एक्टिव वॉइस किस तरह से बनती है और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से हम उनको जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करके हम लिखते हैं। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आज आप जानने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हर टेंस को डिटेल्स में जानते रहेंगे। आज हमारा उद्देश्य है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से सबसे पहले आज ये समझ लें कि कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को हम उनके प्लेसेस को चेंज करते हैं और कहाँ कहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका स्थान कहाँ है उसे पॉइंट आउट करना सीखना है और ये जानना है कि मेन वर्ब कहाँ पर रहती है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या क्या चेंजेस आते हैं, विशेष तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब आप ये जान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में विशेष तौर से चेंजेस क्या आते हैं और किस वजह से आते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप ये अच्छे से समझ पाते हैं कि इसी आधार पर दूसरे टेंसेस में भी हम कुछ चेंजेस करते हैं और दूसरे टेंसेस के चेंजेस होने पर पैसिव वॉइस में केवल इतना डिफरेंस आता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहती हैं और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, कहने का अर्थ है जो शेष पूरा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो एज इट इज़ बना रहता है। बने रहने से अर्थ यह है कि जो आपकी वर्ब है वो जहाँ है उसी तरह से लिखी जानी है जिस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में सीखेंगे। आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से बदला जाना है, आपकी मेन वर्ब कहाँ रहनी है, ये आपका सब जो प्लेसेस हैं सभी टेंसेस में एक ही तरह से यूज़ होते हैं। बस बात जानने की इतनी है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, वह हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से बता रहे हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज करना सीख जाते हैं तो इसी तरह से इसी पैटर्न पर आप दूसरे टेंसेस के वॉइस को भी चेंज कर लेंगे। बस आपको आगे फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मेशन जानना पड़ेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होकर हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम बदलने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर कि जो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा है। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में बाई लगाकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शी सिंग्स अ सॉन्ग टुडे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम ये पहचान लें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने कल बताया था कि हु लगाकर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने पर आप देखते हैं कि हु सिंग्स, कौन गाता है, शी सिंग्स, तो शी सब्जेक्ट हुआ। व्हाट डज शी सिंग, ये आप कह सकते हैं हुम, हालांकि हुम कहने से लिविंग ऑब्जेक्ट्स का पता लगता है और व्हाट से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का पता लगता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा पता चला कि अ सॉन्ग है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर और सब्जेक्ट को पीछे बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगली बात जानने की यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाकर यूज़ करते हैं या प्लूरल होने पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चलने पर आप ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की जो ये सिस्टम है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का, इसमें इज आर एम के साथ आप पैसिव वॉइस के केस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इज आर एम आप अपने पास से लिखते हैं डू डज के चेंज में और वर्ब के थर्ड फॉर्म हमेशा करते हैं। तो वही फॉर्मेट हमने यहाँ पर जारी किया और देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ सॉन्ग कहाँ पर आ गया, देख रहे हैं ये इंडिकेशन शी की जगह पर।
तो ये ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट की जगह पर नॉमिनेटिव केस में लगा दिया अ सॉन्ग। नाउन जो होता है वह नहीं बदलता, इसलिए हमने यहाँ पर नाउन को लगा दिया अ सॉन्ग। अ सॉन्ग जो है सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया अपने पास से हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर। आप देख रहे हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 2 वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ केवल मेन वर्ब थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम अपने पास से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगाते हैं, इसके अनुसार जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर लाकर रखते हैं। तो यहाँ पर अ सॉन्ग आया, अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो पूरा उतार लिया जाएगा और आप इस शी का यहाँ पर बाय हर कर देंगे। तो इसको फिर समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले फाइंड करना है प्लेस सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की फॉर्म में यानी नॉमिनेटिव केस में लाकर सब्जेक्ट की जगह रख देना है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है उन चेंजेस के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिक्स किए गए हैं, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखेंगे आप अ सॉन्ग यहाँ से जा चुका है, तो सिंग्स और टुडे के बीच में कोई वर्ड नहीं है, तो सिंग्स के बाद टुडे देख रहे हैं आप, सिंग के बाद टुडे यहाँ पर आ गया और बाय हर, और सिंग को हमने संग थर्ड फॉर्म में कर दिया। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हमने बदला। अब आइए कुछ दूसरे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स पर निगाह डालते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ लें। अब की बार हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और हमने इसमें क्या किया है, ही डज नॉट कॉल मी अ फूल। हमने यहाँ पर वेरियस कलर्स यूज़ किए हैं, हमने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर से दिखाया है और ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर से दिखाया है और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है आपका उसको हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा ये पहला जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें डूअर यहाँ है और ही काम करता है कॉल करने का। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया मी। तो मी को हम कहाँ पर लेकर आए, ही की जगह पर। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं तो हमें उसे उसी केस में लिखना होता है जिस जगह वो लगाया गया है। कहने का मतलब यह है कि मी को हमने आई बना करके यहाँ लिखा। अगर आप इतनी सारी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ ये याद रख लीजिए, मी को आप आई बनाकर लिखते हैं, वी को अस को वी बनाकर लिखते हैं, देम को दे बनाकर लिखते हैं, हर को शी बनाकर लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। तो आपने आई बना लिया, आई के साथ एम आएगा, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, वर्ब वर्ब की जगह पर रहेगी, थर्ड फॉर्म हो गया, और जो पार्ट आपका बचा अफूल वो यहाँ आ गया, क्योंकि कॉल और अफूल के बाद यहाँ पर आपका कोई वर्ड नहीं है इसलिए कॉल्ड के पास अफूल आ गया, और ये जो ही यहाँ पर लिखा था आपने उसको बाय लगाकर हिम कर दिया। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस हो गया आई एम नॉट कॉल्ड अ फूल बाय हिम। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है वह है डज शी टीच हिम इन द स्कूल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो स्कूल में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो अब हमने देखा कि हमें इसमें भी वही काम करना है। क्या काम करना है कि हमें फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कहाँ रखा है। सब्जेक्ट हमें यहाँ मिला, यहाँ तो हमने ग्रीन कलर से आपको दिखा रखा है, लेकिन आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, और पैसिव वॉइस बनाने में आपको पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिखे रहना है, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो आप देम को दे बनाकर यहाँ पर ले आए। देम को दे कैसे बनाया ये आप पीछे जान चुके हैं। अब दे के अकॉर्डिंग इज़ आर एम में से, चूँकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ आर एम का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, तो दे के लिए आर आपने लगा दिया। उसी जगह लगाना है जहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लगती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह वर्ब है तो वर्ब की जगह वर्ब लगाना है, ठीक है। जहाँ पर सब्जेक्ट था वहाँ पर आपको सब्जेक्ट लगाना है।
तो अब आपने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह लाए और उसको नॉमिनेटिव केस बना करके इस प्रोनाउन की जगह यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी है। उसके बाद सारा सेंटेंस जितना बच रहा है कॉपी करना है, और ये जो आपका सब्जेक्ट था इसको आपने लास्ट में बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब शी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम करके लिख देना है और वो पंक्चुएशन मार्क लगा देना है जो आपके सेंटेंस में था। तो इस तरह से डज शी टीच दैम इन द स्कूल का हो गया आर दे टॉट इन द स्कूल बाय हर। इसके आगे स्टूडेंट्स आप देखते हैं वाई डू यू नॉट प्ले अ फ्रेंडली मैच दीज डेज। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाई की जगह पर वाई है, ठीक है, दे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, अ फ्रेंडली मैच। अब ऑब्जेक्ट पहचानने में प्रीवियस लेक्चर में आपने सुना था कि वर्ब के ठीक बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपने पाया कि ए नाउन या प्रोनाउन नहीं है, फ्रेंडली नाउन या प्रोनाउन नहीं है, मैच आपका नाउन है। तो पहला नाउन या प्रोनाउन जो आता है उससे पहले आने वाले सारे वर्ड्स उसके साथ ऑब्जेक्ट में काउंट होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि प्ले में आपको मैच मिला, मैच से पहले के सारे वर्ड्स आपके नाउन के अंदर आएंगे, ये नाउन फ्रेज कहलाएगा और ये नाउन फ्रेज पूरा ऑब्जेक्ट होगा। और इस पूरे नाउन फ्रेज को आप इस सब्जेक्ट दे की जगह पर रख देंगे तो हो जाएगा वाई इज अ फ्रेंडली मैच प्लेड दीज डेज बाय दैम। आपने देखा, क्या देखा, आपको कुछ ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं लिखना है, आपको केवल ये पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और आपने सब्जेक्ट की जगह पर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ला कर रख देना है सब्जेक्टिव केस में। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म कर देनी है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई और पूरा सेंटेंस अपनी अपनी जगह पर जहाँ वर्ब है वहाँ वर्ब रखनी है और जहाँ पर बचा हुआ सेंटेंस है वर्ब के बाद उसे जारी रखते हुए लास्ट में आपने बाय प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा, वो आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस हो गया वाई इज़ अ फ्रेंडली मैच प्लेड दीज डेज बाय दैम। इसके बाद आपका सेंटेंस नंबर 5 है। इसमें देखते हैं वेयर डू यू क्रिएट एंड डेकोरेट दीज ब्यूटीफुल आइटम्स। तो हमने यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 वर्ब्स आई हुई हैं। आप ये जान लीजिए कि वर्ब 1 हो, 2 हो या 50 हो, 50 हो, कितनी हो, वर्ब वर्ब की जगह ही रहनी है, क्वेश्चन वर्ड की जगह रहना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह रहनी है, बस वह बदल जाएगी। अगर किसी का स्थान बदलना है तो वह स्थान है केवल सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट दीज ब्यूटीफुल आइटम्स को आप यहाँ ले आए, दीज ब्यूटीफुल आइटम्स यू की जगह पर, तो यू यहाँ से हट गया और यू के हटने पर दीज ब्यूटीफुल आइटम्स के लिए आपने आर लिखा और थर्ड फॉर्म कर दी दोनों वर्ब्स की, क्रिएटेड एंड डेकोरेटेड। और इस तरह से आपने बाय यू लास्ट में लिख दिया क्वेश्चन मार्क लगाकर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए हाउ मच शुगर डज ही गिव हर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पिछले एग्जाम्पल में केवल एक वर्ड के अंदर क्वेश्चन क्रिएट किया गया था, यहाँ पर कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड के साथ जितने भी वर्ड्स लिखे हुए आते हैं वह सब क्वेश्चन वर्ड के साथ ही काउंट किए जाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वह क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टैंड करते हैं, उन्हें आप सब्जेक्ट ना समझें, ऑब्जेक्ट ना समझें। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वह, लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड के साथ आने वाले वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखे हैं वह वहीं के वहीं लिखे रहने हैं। आज हम डबल ऑब्जेक्ट वाला पैसिव वॉइस आपको बता रहे हैं, बाकी डिटेल्स हम इसकी अगले लेक्चर में बताएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हाउ मच शुगर क्वेश्चन के साथ है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, गिव मेन वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है और बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। हमने क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट के केस में मीन्स नॉमिनेटिव केस में। तो हमने हर का शी बनाकर ही की जगह लिख दिया, ही यहाँ से हट गया क्योंकि ही पीछे जाकर बाय हिम बन जाएगा।
तो हाउ मच शुगर वैसे ही लिखा रहा, शी के लिए इज़ लगेगा। ये इज़ शुगर के लिए नहीं है, ये इज़ शी के लिए है जो वर्ब के आगे से ऑब्जेक्ट से उठकर आया है। थर्ड फॉर्म लगाया, सारा सेंटेंस ये सारा कॉपी कर दिया, ये जो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली है बाय हिम लगा दिया। इस तरह से आप अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक नई बात जानने वाली यह है कि जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इस पर हम आगे आने वाले समय में एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे जिसको हम टाइटल देंगे इस डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें हम सभी टेंसेस के डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स को एक साथ पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। आज हमारा उद्देश्य था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से जो जनरल और सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें केवल टेंस का जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो बदलना पड़ेगा। बाकी वर्ब तो थर्ड फॉर्म्स आनी है सभी टेंसेस में, और पूरा स्ट्रक्चर जिस तरह से है ऐसे ही एज इट इज़ क्रिएटेड रहेगा, कॉन्क्रीटेड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कहीं चेंज आता है तो वह आएगा इन हेल्पिंग वर्ब्स में। तो अब आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है। हमारा आज का टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इज़ आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम आज जितने भी इंडेफिनिट हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में डू डज के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या एस और यस लगाते हैं। और स्टूडेंट्स डू डज के साथ दोबारा से सुन लेते हैं, डू डज के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब डू डज नहीं आता तो आप या तो अकेली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या उसके साथ एस और यस लगाते हैं। ठीक है, तो ये एस और यस फर्स्ट फॉर्म के साथ या फर्स्ट फॉर्म अकेली। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन डू डज को हटाकर इज़ आर एम में से कोई सा एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ये इज़ आर एम को कैसे चुनना है, जो ऑब्जेक्ट आप उठाकर बिगिनिंग में ले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है। मान लीजिए आप शुरू में हर को ले गए ऑब्जेक्ट की जगह से और आपने शी लिख दिया तो इज़ लिखेंगे, दैम को ले गए आपने दे लिखा तो आर लिखेंगे। सब कुछ वही रहना है। पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक्टिव वॉइस में आप जानते हैं कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। तो इन डिड के इसको आप पहचान लीजिएगा, और जहाँ भी दोनों में से कोई एक इंडिकेशन आए आपको वॉज वर ज़रूर लगाना है कोई एक, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अफर्मेटिव में डिड आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देता, नहीं लिखा जाता है, आपको डिड ना होने पर भी वॉज वर्ब में से कोई एक यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल में से कोई ना कोई एक ज़रूर आता है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमने पिक किया है उस पिक्ड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल और शैल चूज़ करते हैं और बी कंपल्सरीली आपको लगाना होता है और आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इनके ऊपर स्टूडेंट्स हम आगे लेक्चर बनाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, और इन दोनों टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर बेस्ड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अटेंड करते रहिए हमारे लेक्चर्स। आप पूरी तरह से पैसिव वॉइस बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और डेफिनेटली एग्जामिनेशन में ग्रैंड सक्सेस हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले लेक्चर अटेंड करने के लिए और हासिल करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस लेक्चर और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और प्लीज़ अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। Thanks for being with us. Thanks a lot.